शंकर के पास बहुत समय से एक बहुत ही भली अच्छी गाय थी जिसका नाम मधु था। मधु ने काफी सालों तक शंकर को भर भर के दूध दिया। जब वो बहुत गरीब हुआ करता था तब से मधु उसके पास थी और मधु की वजह से शंकर की गरीबी दूर हुई। उसका दूध इतना टेस्टी और मीठा दूध था कि सारे गांव वाले उसी के घर से दूध ले जाना पसंद करते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया था कि मधु ना तो बच्चे दे सकती थी और ना दूध, वो बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन मधु की ही जनी हुई दो बेटियां चांदनी और रोशनी शंकर के घर में थीं। दोनों गायें अब शंकर का घर चला रही थी। अच्छा खासा दूध देती थी दोनों। इस बात से मधु को गर्व भी होता था कि उसकी बेटियां उसकी जगह दूध दे रही हैं। चांदनी, आज तो तुमने बहुत दूध दिया बहन। मुझे लग रहा है तुमने आज ज्यादा ही चारा खा लिया था। हाँ दीदी, आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। भूख ही इतनी तेज थी आज कि खाते खाते पता ही नहीं चला। मेरी बच्चियों, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मालिक को दूध नहीं दे सकती। अब बूढ़ी हो गई हूँ, पर तुम दोनों मेरा अंश, मेरा नाम रोशन कर रही हो। मालिक को इतना दूध देके उनका घर चला रही हो। मैं तो किसी काम की नहीं रही अब। ऐसा ना कहो माँ, जितना तुमने मालिक के लिए किया है उतना तो हम दोनों भी मिलके नहीं कर सकती। और जो मालिक मेरे लिए कर रहे हैं, हालांकि मालिक को मुझसे कोई फायदा नहीं हो रहा, मुफ्त का पाल रहे हैं मुझे। उनकी जगह कोई दूसरा होता तो मुझे कब का कसाई को बेच चुका होता। पर मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं, अब भी मेरी कितनी देखभाल करते हैं। शंकर जितना प्यार चांदनी और रोशनी को करता था उतना ही वो मधु को भी करता था। उसको अपने पुराने दिन याद थे जब उसकी बहुत खस्ता हालत थी। उसको मधु के किए का बहुत एहसास था। मधु ने उसके बाद चांदनी और रोशनी को जन्म दिया। मधु की दोनों बेटियां अब अपनी माँ का फर्ज निभाती हैं और मालिक को वो भी मधु की तरह खूब सारा दूध देती हैं। शंकर सुबह सुबह दोनों गायों से दूध लेता और अपने ऑटो में दूध डाल के शहर ले जाके बेच देता। विधि, ओ विधि। हाँ जी, कहिए। मैं जा रहा हूँ दूध लेकर शहर। शायद आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। तुम ऐसा करना, चारा काट के रख देना, फिर घर आके मैं खुद ही चारा ले आऊंगा। ठीक है। शंकर दूध निकाल के ऑटो में डाल के ले जाता है और विधि चारा काटने चली जाती है। थक गई। चारा तो मैंने काट दिया। अब ऐसा करती हूँ, चारा खुद ही घर ले जाती हूँ। पता नहीं शाम को वो कब आएंगे थके हुए। विधि चारा सर पे उठा के खुद ही घर ले जाने लगी। थोड़ा भारी होने की वजह से चारा एक जगह सर से गिर जाता है। ओहो, ये घास तो सारी गिर गई। अब फिर से समेटनी पड़ेगी। नमस्ते विधि बहन। दूंगा, मैं भी आपके और भाई साहब के बारे में ही सोचकर बोल रहा हूँ, नहीं तो सारी उम्र पालते रहोगे मुफ्त में। ठीक है भाई साहब, मैं उनसे बात करके बताती हूँ। विधि चारा सर पे बांध के घर चली जाती है, पर उस व्यापारी की बात उसे कहीं न कहीं सही लग जाती है। शाम को जब शंकर घर आता है तो विधि उससे मधु को बेचने की बात करती है। विधि, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ये बात सोची भी कैसे? किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसा दी और तुम उसी के कहने पर चल रही हो? उसका क्या है, यहाँ से सस्ते भाव में ले जाएगा, आगे डबल में बेचेगा। ये व्यापारी ऐसे ही होते हैं। तो कौन तुम्हें इसका लाख रुपए देगा? मुफ्त का खिलाने से अच्छा है 7,000 तो आ जाएंगे ना। कैसी बातें कर रही हो तुम? भूल गई, आज हम जो कुछ भी है मधु की वजह से ही है, और चांदनी और रोशनी भी उसी की देन है। ओहो मेरे दयालु पति, तुम भी ना, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। वैसे भी उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, कल को मैं भी किसी वजह से अगर काम ना कर पाऊं, बीमार रहने लगूं, तो तुम मुझे भी घर से निकालने की बात करोगी? बस, मैंने कह दिया, मधु यहीं रहेगी हमेशा मेरे साथ, मेरे घर में। वो इस घर के लिए बहुत शुभ है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी आपकी बूढ़ी गाय इस घर से।
दिन रात विधि अपने पति के साथ जिद करती है मधु को बेचने की। फिर एक दिन शंकर बीवी के आगे मजबूर हो जाता है और उसे बीवी की बात माननी ही पड़ती है। अगले ही दिन विधि उस व्यापारी को घर बुला लेती है। चांदनी, देख तो जरा, ये कौन आया है हमारे घर पे? हाँ दीदी, और इसके हाथ में तो रस्सी भी है। कहीं मालिक ने हम में से किसी को बेचने के लिए व्यापारी तो नहीं बुलाया है? नहीं मेरी बच्चियों, ऐसा ना सोचो। मालिक और मालकिन बहुत अच्छे हैं, उन पे खामखा शक ना करो। मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ, वो हम में से किसी को भी बेच नहीं सकते। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। शायद भगवान ना करे ऐसा दिन कभी आए जिस दिन हमें एक दूसरे से अलग होना पड़े। हम तो मर ही जाएंगे। व्यापारी शंकर की पत्नी को मधु के बदले 7,000 रुपए देता है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद इतनी बड़ी रकम हाथ आई है। लेकिन शंकर इस बात से बहुत दुखी था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ये कैसी औरत है, चंद पैसे के लिए घर की लक्ष्मी को ही बेच रही है। थोड़ी देर बाद शंकर मधु के पास आता है और उसके सर पे हाथ फेरता है। मुझे माफ कर दो मधु, पत्नी की जिद के आगे मुझे तुम्हें बेचना पड़ रहा है। उसे लगता है कि तुम अब बूढ़ी हो गई हो, हमारे किसी काम की नहीं हो अब। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुन के मधु, चांदनी और रोशनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। माँ, तुम्हें तो बड़ा यकीन था ना मालिक पे। देखा कैसा यकीन तोड़ दिया एक ही झटके में। आपने इनके लिए इतना कुछ किया, दूध के साथ अपना खून भी निचोड़ के दिया। जब इनका घर गृहस्थी बन गई तो अब इनको लगने लगा आप किसी काम की नहीं हो। कल को ये लोग हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब क्या होगा माँ? ये व्यापारी आपको कसाई को दे देगा। हाँ माँ, सच कहते हैं, इंसानों को जिस चीज से फायदा होता है उसको रखते हैं। अगर वो चीज किसी काम की ना रहे उसे नहीं रखते। बहुत मतलबी होते हैं ये इंसान। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है मेरी बच्चियों, पर मेरी भी समझ में नहीं आ रहा मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी व्यापारी मधु को रस्सी से बांध के वहां से ले जाने लगता है। चांदनी और रोशनी बहुत रोती हैं। माँ, 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 हम आपके बिना कैसे रहेंगे? जाते जाते मधु की आंखों में बस आंसू थे। वो तो अपने मालिक से उसके बेचने का शिकवा भी नहीं कर पाई। व्यापारी उस बुजुर्ग गाय को रास्ते में खूब मारते मारते ले जाता है। घर पहुंच के उसे गौशाला में बांध देता है और खूब सारा चारा खिलाता है। लेकिन मधु को पता था कि उसे खूब खिलाएगा पिलाएगा, फिर कसाई को उसे बेच के मोटी रकम हासिल करेगा। फिर थोड़ी देर में कसाई व्यापारी से मिलने आता है। व्यापारी उसे कहता है कि कुछ दिनों में आके उसे ले जाए। नहीं नहीं, ये व्यापारी तो मुझे कसाई को सौंप रहे हैं। मुझे नहीं मरना। मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? हाँ, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे वापस मालिक और अपनी बच्चियों के पास जाना होगा। न जाने मेरी बच्चियों का मेरे बिना क्या हाल है। उधर चांदनी और रोशनी का अपनी माँ के बिना बहुत बुरा हाल था। फिर रात में जैसे तैसे गले का खूंटा तोड़ के मधु भागती हुई घर पहुंच जाती है। चांदनी और रोशनी को जैसे ही अपनी माँ दिखती है, उनके लिए मानो सवेरा हो जाता है। मधु अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगाती है। माँ, आप आ गई। अब हमें छोड़ के कभी मत जाना। हम आपके बिना मर जाएंगे माँ। हाँ मेरी बच्चियों, मैं अब कभी भी नहीं जाने वाली हूँ। सुबह जब शंकर दूध निकालने गौशाला में आता है और वहाँ वो मधु को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। उसके सर पे हाथ फेर के प्यार देता है। विधि, विधि देखो तो कौन आया है। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? कौन आया है?
हाँ, ये मधु ये वापस कैसे आ गई? देखा, मैं ना कहता था, मधु हमें बहुत प्यार करती है, उसको हमें नहीं बेचना चाहिए। तुम चुप रहो जी। चिल्ला के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। इस बूढ़ी बेकार गाय को मुफ्त का खाने की आदत हो गई है। मैं कहती हूँ जल्दी इस व्यापारी को बुलाओ, उससे पैसे लिए हैं, यहाँ आके इसे ले जाए। शंकर मजबूर होकर फिर से उसी व्यापारी को बुलाता है मधु को ले जाने के लिए। भाई साहब, इस बार इस गाय को मोटी रस्सी से बांध के ले जाना ताकि दोबारा लौट के ना आए। माँ, ये फिर से आपको भेजने की तैयारी में है। कोई बात नहीं बेटी, मालिक ने अगर मेरे लिए यही सोचा है तो यही सही। इस बार मैं लौट के नहीं आऊंगी। बस मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना ख्याल रखना। नहीं माँ, ऐसा ना कहो। व्यापारी मधु को फिर से ले जाता है, पर इस बार मधु जाने में कोई जिद नहीं करती, क्योंकि उसे पता था उसकी जिद करने का कोई फायदा नहीं। वो अगर फिर से लौट आई तो मालकिन उसे फिर से भिजवा देगी। इधर चांदनी और रोशनी का रो रो के बुरा हाल था। दोनों ने माँ की याद में खाना पीना छोड़ दिया था। दोनों बीमार हो गई थी, दूध देना छोड़ दिया था। देखिए ना जी, किसकी नजर लग गई हमारे घर को। चांदनी और रोशनी कितनी बीमार है, खाना पीना छोड़ दिया है दोनों ने। इतना अच्छा कारोबार हमारा बंद हो गया है। ये और कुछ नहीं, मधु का फिटकार लगा है हमें। बोझ थी ना वो तुम्हारे लिए, जबरदस्ती उसे बेच दिया। जिसने शुरू से हमारा साथ दिया, बाद में जब वो तुम्हारे किसी काम ना आने लगी तो उसे बेच दिया। खुद गर्ज औरत, इनको भी इनकी माँ से अलग कर दिया। ये तो होना ही था, मुझे अपने साथ पाप का भागीदार बना दिया तुमने। आप सही कह रहे हैं जी, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप उस व्यापारी के पैसे लौटा दीजिए और मधु को घर ले आइए। अगले दिन जब शंकर और विधि मधु को लेने व्यापारी के घर जाते हैं तो वहां वो देखते हैं कि व्यापारी ने मधु को कसाई को बेच दिया है और कसाई मधु को ले जा रहा है। अरे कौन हो तुम और मेरी मधु को कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहा हूँ मतलब? मैंने इसे खरीदा है, वो भी डबल भाव में। मैं तुम्हें इसके भी डबल पैसे दूंगा। मेरी गाय मुझे वापस कर दो। ठीक है, ले लो, मुझे तो पैसे से मतलब है, पर इस बूढ़ी गाय में रखा क्या है? वो तुमसे मतलब नहीं है। तुम बस पैसे लो और हमारी गाय को वापस करो। शंकर और मधु कसाई को पैसे देते हैं और मधु को वापस ले आते हैं। मधु, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मेरी वजह से आज तुम्हारे साथ वो कसाई न जाने क्या कर लेता। हाँ मधु, अब जो भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगा। जब चांदनी और रोशनी अपनी माँ को वापस पाती हैं, तो बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों अपनी माँ के गले लग जाती हैं। ठंड में गाय और बैल का प्यार। भोला और चंदा सेठ की कैद से आजाद होकर अपनी एक अलग दुनिया बसाने चले थे। दोनों बहुत खुश थे कि एक साथ हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। लेकिन उनकी खुशी में बाधा डालने वाली अब ये कड़ाके की ठंड आ गई थी। भोला, देखो ना कितनी ठंड पड़ रही है। हम घर से तो निकल आए, सेठ जी की कैद से तो आजाद हो गए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन हम इतनी ठंड में जाएंगे कहाँ? और अभी मुझे बच्चा भी तो होने वाला है। इस समय मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगनी चाहिए। न हमारे पास अभी घर है और न ही रहने का ठिकाना। हाँ चंदा, मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारी बहुत देखभाल करने की जरूरत है, पर तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बहुत दूर चलने के बाद चंदा को एक लावारिस झोपड़ी दिखती है। चंदा झोपड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। भोला, देखो तो यहाँ झोपड़ी है। शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए ही बनाई हो। हमारे पास कोई घर नहीं था रहने के लिए, इसलिए ऊपर वाले ने हमें इस झोपड़ी तक पहुँचाने की राह दिखाई। हाँ चंदा,
तुम ठीक कहती हो। रहने के लिए भोला और चंदा को घर तो मिल गया था, लेकिन घर में रहने के लिए, ठंड से बचने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं था। बाहर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी कि ठंड के मारे किसी की भी जम के कुल्फी बन जाए। चंदा, तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं कुछ अच्छा सा काम ढूंढ लूंगा और तुम्हारे लिए कुछ गर्म कंबल लेकर आऊंगा। हाँ भोला, ठीक है। पूरी रात दोनों ठंड में कांप रहे थे, पर दोनों बहुत समझदार थे। दोनों ने एक दूसरे को शिकायत तक का मौका नहीं दिया और अपने अपने मन में सोच रहे थे। मुझे ठंड तो बहुत लग रही है, हाँ, लेकिन मैं भोला को बताऊंगी नहीं कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर मैंने उसे बताया तो उसे बहुत चिंता हो जाएगी। चंदा, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, लेकिन क्या करूँ, बस सुबह होने का इंतजार करता हूँ। सुबह मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा और किसी भी हाल में तुम्हारे लिए कंबल लेकर आऊंगा। रात भर चंदा को ठंड में ठिठुरता हुआ देख भोला सुबह सुबह ही काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। अरे, ये भोला कहाँ गया इतनी सुबह सुबह? पूरा दिन काम ढूंढने पर भी भोला को काम नहीं मिलता है। बस कहीं थोड़ा सा खाने को मिल जाता है, उसे भी वो चंदा के लिए ले आता है। अरे भोला, आ गए तुम? कहाँ चले गए थे सुबह सुबह, और वो भी बिना बताए? मैं काम ढूंढने गया था, लेकिन मैं किसी के काम का नहीं हूँ। मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा। तुम पूरी रात ठंड में कांप रही थी, थर थर रही थी। सोचा सुबह जाकर कुछ काम ढूंढ के पैसे कमा कर आऊंगा, लेकिन पूरा दिन काम ढूंढने पर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। तुम ठंड में कैसे रही होगी? इस समय तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि तुम्हारी अच्छे से देखभाल हो। हाँ, तुम चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी हार मत मानो। अभी तो तुम एक दिन काम देखने गए थे, कल फिर से चले जाना। और रही ठंड की बात, तो इतनी भी ठंड नहीं है जितना तुम कह रहे हो। ठंड तो बहुत थी, लेकिन चंदा भी भोला को दिलासा दे रही थी कि उसे ठंड नहीं लग रही है, ताकि भोला चिंता ना करे। कल फिर से चले जाना काम देखने। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो, वो तो मैं कल देख लूंगा, लेकिन उससे पहले ये लो, खाने के लिए तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। मैंने पेट भर खा लिया था, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, खा लो। भोला, तुम तो अच्छे से झूठ भी नहीं बोल पाते, फिर क्यों मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया है। चलो साथ मिलकर खाते हैं, जितना जितना भी हिस्से में आएगा। चंदा, तुम हमेशा से मेरा झूठ पकड़ लेती हो ना। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। आधी रात के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। चंदा, सुना है शहर की ओर बर्फबारी हुई है, जिससे तेज हवाएं इस ओर भी आ रही हैं। इसलिए आज रात कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। हाँ हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो। तभी तेज हवा से झोपड़ी का दरवाजा ही टूट के गिरता है, जिससे अंदर और तेज हवा आने लगी, ठंड लगने लगती है। अरे रे रे, दरवाजा टूट गया। पहले क्या कम ठंड थी, जो अभी इस दरवाजे को भी टूटना था। हाँ, अब क्या करें? तुम चिंता ना करो चंदा, मैं देखता हूँ। भोला टूटे हुए दरवाजे को खड़ा कर देता है और उसको दरवाजे के साथ लगा के पीछे से एक बड़ा सा पत्थर लगा देता है, जिस वजह से फिर हवा अंदर ना आने लगी। हाँ चलो, अब हवा तो अंदर नहीं आएगी ना। चंदा, तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना, पर तुम जानबूझकर मेरे साथ शिकायत नहीं कर रही हो ताकि मैं चिंता ना करूं। सच कहूँ भोला, तो हाँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं, अपने होने वाले बच्चे की चिंता है। अगर मुझे ठंड लग गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो न जाने हमारे बच्चे का क्या होगा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, मैं कंबल लेकर ही आऊंगा, तुम चिंता ना करो। अगली सुबह भोला जब घर से बाहर निकलता है तो ये सोचते हुए ही निकलता है कि उसे चाहे काम मिले या ना मिले, लेकिन वो कंबल जरूर लेकर आएगा। नहीं, आज मुझे खुद की ठंड के बारे में नहीं सोचना है कि मुझे ठंड लग रही है। मुझे ठंड नहीं लग रही है, मुझे बस और बस चंदा और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना है। उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए। मुझे चंदा के लिए कंबल लेकर ही जाना होगा। एक कंबल वाले भैया के पास जाता है और उससे कंबल मांगता है। हाँ भाई साहब, क्या आप मुझे एक कंबल दोगे? हाँ भाई, ले लो, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी के कंबल है।
अलग अलग भाव में हैं। तुम्हें कौन से भाव का कंबल चाहिए बताओ। भाई साहब, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर हाँ, मैं बहुत जल्द काम ढूंढ लूंगा और पैसे कमा के तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अभी मेरी पत्नी के लिए कंबल की बहुत जरूरत है। मेहरबानी करके मुझे कंबल दे दो। पैसे नहीं है तो कंबल भी नहीं है। रोज तुम्हारे जैसे यहाँ पर आते हैं, सबको उधार देते फिरेंगे तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा? फ्री का माल समझ रखा है क्या? चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो। दुकानदार भोला को वहां से बेइज्जत करके निकाल देता है। भोला उदास होकर वहां से आ जाता है। मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? चंदा को क्या जवाब दूंगा? मैंने उससे वादा किया था कि आज मैं उसके लिए कंबल लेकर ही आऊंगा, लेकिन मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि उसका पति कितना निकम्मा है। हे भगवान, कितनी सर्द हवाएं चल रही है। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है। ऊपर से भोला इतनी ठंड में काम ढूंढने गया है, कहीं उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। बस वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचता है, अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता। मैं एक काम करती हूँ, भोले के लिए एक चादर ले लेती हूँ, जिसे ओढ़ के भोला काम पर जाया करेगा। क्योंकि उसे बाहर रहना होता है तो उसे ज्यादा ठंड लगेगी। मैं तो घर पर ही हूँ। चंदा अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है और सोचती है कि वो भी किसी तरह से चादर ले ले, जिसे ओढ़ के भोला काम पर जाया करेगा। लेकिन पैसे ना होने के कारण वो चिंता में भी बहुत थी। मैं चादर लेने का सोच रही हूँ, लेकिन पैसे ही नहीं है। मैं चादर लूंगी कैसे? तभी चंदा देखती है कि एक चादर वाला बुजुर्ग चादर बेच रहा है और उससे 2-3 गौ चादर खरीद रही हैं। चंदा भी उनके पास आने लगती है और देखने लगती है, लेकिन पैसे ना होने के बाद बुजुर्ग से कुछ कह नहीं पाती। बस चुपचाप खड़ी होकर लाचारी से चादरों को देखती है। हाँ बेटा, कहो क्या तुम्हें भी चादर लेनी है? अरे बाबा, इससे क्या पूछते हो तुम? ये तो बहुत गरीब है, इसकी क्या औकात है ये इतनी महंगी चादर ले पाए? हाँ। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। इन गरीबों की क्या औकात कि इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद सके। ऐसे ही किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया करते। आज वो चादर खरीदने के लायक नहीं है, लेकिन हो सकता है कल वो तुमसे बेहतर हो जाए। चंदा उन सब की बातें सुनकर खूब रोने लगती है। बेटी, तू पैसे मत दे, ये बता क्या तुझे चादर चाहिए? हाँ बाबा, मुझे चादर चाहिए। मेरे पति रोज ठंड में बाहर जाते हैं, वो बीमार हो जाएंगे, उन्हें सर्दी लग जाएगी। लेकिन चादर खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम चिंता ना करो बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसी पुरानी चादर दूंगा, इसके मुकाबले इनमें से एक भी चादर नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुरानी चादर देता हूँ। शुक्रिया बाबा, आप कितने अच्छे हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे ना, और आप कभी फिर लौटकर चादर बेचने आओगे, तो मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। बुजुर्ग चंदा को अपनी पुरानी चादर दे देता है। चंदा बहुत खुश हो जाती है कि पुरानी ही सही, लेकिन चादर तो आई। अब वो अपने पति को चादर उड़ाएगी, जिससे उसे ठंड नहीं लगेगी। दूसरी तरफ बैल रात को ऐसे मुंह लटकाए शर्मिंदा होकर घर वापस आता है। आ गए आप? हाँ, आ गया मैं, पर आज भी मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर नहीं आ पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चंदा। अरे कोई बात नहीं, पर आपको क्या हो गया है? आप ऐसे कपकपाते हुए बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं आपको ठंड तो नहीं लग गई है? हे भगवान, आपका माथा इतना गर्म है, आपको तो बहुत सर्दी हो गई है। ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा आपसे। इतने में बैल गिर के जमीन पर बेहोश हो जाता है। तभी चंदा देखती है कि भोला को बहुत सर्दी हो गई है और बुखार भी हो गया है। जल्दी से जाकर वो कंबल ले आती है और भोला को उड़ा देती है। कंबल की गर्मी से थोड़ी देर में भोला को होश आ जाता है। अरे ये चादर कहाँ से आई? चंदा भोला को सारी बात बताती है। भोला बहुत खुश हो जाता है कि चंदा ने उसके लिए चादर ली है। देखते ही देखते भोला का बुखार, जुकाम, ठंड सब कुछ मिनटों में गायब हो जाता है। एकदम से मेरी सर्दी, जुकाम, बुखार कैसे गायब हो गया? ये तो कोई करामाती कंबल लग रहा है। हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। मुझे तो वो बाबा भी कोई भगवान से कम नहीं लग रहे, जो भगवान बनकर हमारे घर आए और मुझे अपनी जादुई कंबल दे दी।
फिर वो उसे चादर दे देती है और अगले दिन भोला काम के लिए निकलता है। उसी दिन भोला को काम भी मिल जाता है। धीरे धीरे करके भोला का काम इतना अच्छा चलने लगता है कि वो कंबलों की दुकान खोलता है और कंबल बेचने का काम करता है। वो देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाता है और साथ में और गरीबों और शहर में जो ठंड में ठुठुर रहे हैं उन्हें वो फ्री में कंबल बांटने लगा। थोड़े दिनों में चंदा एक प्यारे से बछड़े को भी जन्म देती है। भोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा परिवार पूरा हुआ और धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। हाँ चंदा, तुम सही कह रही हो। अब देखना, आगे आगे हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दोस्तों, हमारी स्टोरी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब इसके अगले भाग में हम आपको यह दिखाएंगे कि भोला और चंदा की वो करामाती जादुई चादर कैसे चोरी हो जाती है और कौन उन्हें चुरा के ले जाता है।